गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा महक, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। आज हमें गेसेस कंप्लीट करना है। तो 1 बजे तक क्लास चलेगी। मोस्ट प्रोबेबली पहले हो जाता तो ठीक है, नहीं तो शायद 1 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो कृपया क्लास को डिस्टर्ब ना करें। अपने साथ के साथ नोट्स बनाते रहे। हिंदी में मैं डिक्टेट कराऊंगा, बार बार कोई ये ना बोले हिंदी में लिखो। ठीक है। ईश्वर सिंह, कोमल, मानसी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से आ जाइए, 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि आप लोग ज्वाइन कर सके, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित प्रभाव। हालांकि टॉपिक फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का टॉपिक है नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट देखिए। यह है बेटा सन, सूर्य। यह है अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह। यहां पर है बेटा एटमॉस्फेयर। यह है एटमॉस्फेयर। अब सन से जो रेज आती है बेटा, उन रेज को हम क्या बोलते हैं, बताएगा कोई? आप में से कुछ बोलेंगे सर इंफ्रारेड बोलते हैं, अवरक्त तरंगे बोलते हैं, और कुछ कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ, दोनों ही क्या होती है बेटा आपकी, दोनों ही रेज होती हैं। ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं शॉर्ट वेव्स। क्या बोलते हैं? शॉर्ट वेव्स, छोटी तरंगे। शॉर्ट वेव्स, छोटी तरंगे। तो शॉर्ट वेव्स का मतलब इसमें कौन कौन सी वेव होगी बेटा? अल्ट्रावायलेट हो गई और इंफ्रारेड हो गई। अल्ट्रावायलेट को बेटा पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, इंफ्रारेड को हम अवरक्त तरंगे बोलते हैं। अवरक्त तरंगे, और ये हो गई आपकी पराबैंगनी किरणें। अब होता क्या है बेटा, इसमें से जो आपकी इंफ्रारेड होती है, ये वेवलेंथ का साइन होता है। तो इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है वो बेटा अल्ट्रावायलेट से ज्यादा होती है। तो वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से होता क्या है, अब ये जो वेव्स है बेटा यहाँ से अर्थ से टकराएंगी और ऊपर की तरफ जाएंगी। तो ये जो ऊपर की तरफ जाएंगी, ऊपर की तरफ कौन सी वेव जाएगी बेटा? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है बेटा? इंफ्रारेड की। तो इनको लॉन्ग वेव्स बोलिए चाहे इंफ्रारेड वेव्स बोलिए। ठीक है। तो अब ये जो लॉन्ग वेव्स या इंफ्रारेड हैं, होता क्या है, एटमॉस्फेयर में गैसेस तो बहुत सारी हैं जी। फर्स्ट स्लाइड है। एटमॉस्फेयर में गैसेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ध्यान से सुनना, सारी गैसेस नहीं, उनमें से कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो इन लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है ना। तो अगर ये लॉन्ग वेव्स यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई, तो ये जो इंफ्रारेड होती है बेटा, इनका हीटिंग इफेक्ट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा।
ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे बेटा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, इसी को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक लिमिट के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता ज्यादा हो जाता है तो उसको बोल देते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इन ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ये कौन सी वेव्स की वजह से होता है बेटा, लॉन्ग वेव्स की वजह से होता है, या आप बोलोगे इंफ्रारेड वेव्स की वजह से होता है। ठीक है बेटा, मेरा बुक तो अभी टाइम लगेगा आने में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है, तो कोई बताएगा ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है, बताना। तब तक मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, हिंदी में डिक्टेट करा रहा हूँ बेटा, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लिखोगे, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान अवरक्त तरंगों के, अवरक्त तरंगों या लंबी तरंगों के, अवरक्त तरंगों या लंबी तरंगों के अवशोषित होने की वजह से बढ़ता है, अवशोषित होने की वजह से बढ़ता है, जिसे जिसे हरित प्रभाव कहा जाता है, जिसे हरित प्रभाव कहा जाता है, जिसे हरित प्रभाव कहा जाता है। नोट करके डन लिखिए जल्दी से इसको। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है, तो आप कह रहे हो मिक्सचर ऑफ गैसेज, या आप बोलोगे कि गैसेज के एग्जांपल दे रहे हो। बेटा मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, देखिए डेफिनेशन क्या है। ग्रीन हाउस गैस वो होंगी बेटा जो शॉर्ट वेव्स को तो जाने देंगी, लेकिन लॉन्ग वेव्स को क्या कर लेंगे, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो जो गैस शॉर्ट वेव को जाने देती है, लॉन्ग वेव को एब्जॉर्ब करती है, ऐसी गैसेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। ऐसी गैसेज को क्या बोलते हैं हम, ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होगा, अगले वीक में मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा यूट्यूब पर गैसेज वाले चैप्टर की। ठीक है ना, तो इसको कर लेना, अगले वीक में किसी भी दिन शाम को करा देंगे, शायद ट्यूसडे को 8 बजे करा देंगे, शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे को किसी एक दिन आपको करा देंगे इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए हेडिंग डालोगे, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है बेटा, देखिए, दोज गैसेस, दोज गैसेस, दोज गैसेस, दोज गैसेस विच passes, those gases which passes short waves, which passes short waves, but absorb, but absorb, but absorb long waves. Those gases which passes short waves but absorb long waves are known as, are known as, are known as greenhouse gases. Those gases which passes short waves but absorb those gases which passes short waves but absorb long waves are known as greenhouse gases. हिंदी में लिखोगे बेटा, वह गैस
वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है। हाँ बेटा, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है ना 8 से 9 लेने में, 8 से 9 लेने में दिक्कत हो रही है। देखते हैं बेटा, मैंने कंफर्म नहीं कहा था ना, एक बार डिस्कस करने के लिए कहा था। कोई नहीं, मैं देखता हूँ, करा दूंगा बेटा, मैं सिलेबस आप लोगों का बहुत जल्दी पूरा करा दूंगा, बेफिक्र रहिए। लिख, वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है, वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है, परंतु परंतु लंबी तरंगों को परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। बेटा यहाँ पर कराऊंगा, देखा इस आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए ना, सभी एग्जाम से क्वेश्चन को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है बेटा शुभम, देखते हैं, चलिए ठीक है। तो ये यूट्यूब चैनल है बेटा मेरा, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सब इसके डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, अब अगर हम लिखे वह गैस, हिंदी में लिख चुके ना, वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित करती है। वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित करती है, परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं बेटा, ये टोटल नंबर में कितनी होती है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये टोटल नंबर में कितनी होती है। थैंक यू बेटा दीपक, फर्स्ट टाइम लाइव क्लास में आया हूँ, बकेर को देखता हूँ गवर्नमेंट, थैंक यू बेटा। डेट बता दो दिया बेटा, इस ट्यूसडे या वेडनेसडे को कराऊंगा। तो कितनी होती है टोटल, 4 नहीं मूर्खो, 6 होती है। टोटल ग्रीन हाउस गैसेज कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है ना। वाटर वेपर, वाटर वेपर, जलवाष्प, वाटर वेपर, जलवाष्प, सेकंड नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर थर्ड है मीथेन। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है बेटा CH4। फोर्थ है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, N2O। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा लाफिंग गैस। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, लाफिंग गैस, हास्य गैस। और इसी को बोलते बेटा हम बेहोश करने वाली गैस, एनेस्थेटिक गैस। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेहोश करने वाली गैस, एनेस्थेटिक गैस, ठीक है। फिफ्थ ओजोन, ओजोन। सिक्स्थ बेटा CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेटा हिंदी में ये बोला था, वह गैस जो जो लंबी तरंग सॉरी वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है, जो छोटी तरंगों को जाने देती है परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित करती है, परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव्स। निम्न में से कौन सी गैस लंबी तरंगों को, निम्न में से कौन सी गैस लंबी तरंगों को अवशोषित करती है। निम्न में से कौन सी गैस लंबी तरंगों को अवशोषित करती है। निम्न में से कौन सी गैस लंबी तरंगों को अवशोषित करती है। निम्न में से कौन सी गैस लंबी तरंगों को
अवशोषित करती है। ठीक है, लिखिए ऑप्शन CFC। दूसरा है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तीसरा ओजोन, तीसरा है ओजोन। चौथा है ऑक्सीजन, फोर्थ है ऑक्सीजन। ठीक है, बताइए क्या आंसर दोगे, जल्दी बताइए इसका क्या आंसर दोगे। 1 मिनट रुकना बेटा। हाँ जी बच्चों, कुछ नहीं। देखो बेटा, सुनिए आप ध्यान से। क्या आंसर दिया आप लोगों ने? CFC कहा है किसी ने, है ना? मैं 10th कल कभी केमिस्ट्री बड़ी परिवार को पढ़ा, सब समझ आता है। थैंक यू बेटा। देखिए एक बात देखिए, ये जो CFC है ये ग्रीन हाउस गैस है या नहीं? देखो आपसे क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है। अगर देखो पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कौन सी ग्रीन हाउस गैस है कौन सी नहीं है, वो आप कर लोगे। एक वो
ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे जब वो क्वेश्चन पूछता है तो वही बच्चा इसका सही आंसर दे सकता है, वही बच्चा इसका सही आंसर दे सकता है जिसको ग्रीन हाउस गैस की डेफिनेशन पता हो। ठीक है। अच्छा, इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मन्नू बेटा क्या करते हो आप, जनाब देखिए इधर। तो देखिए ये जो सीएफसी है, देखना क्या आपको दिख नहीं रहा, ये रहा सीएफसी। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं लिखवाई आपको, ये ग्रीन हाउस गैसेस का एग्जाम्पल लिखवाए ना। ये ओजोन जो है, ओजोन देखिए, क्या ये ग्रीन हाउस गैस नहीं दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही ना। तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी सेलेक्ट करोगे बेटा, जो ज्यादा मात्रा में होगी। तो ज्यादा मात्रा में कौन सी होती है, ओजोन। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। तो यहां पर बेटा ये ऑर्डर लिखोगे, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। क्या करना है, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये घटता क्रम है। क्या है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये घटता क्रम है। ठीक है, इसको लिख लेना। तो दोनों ही ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन से है बेटा, ओजोन है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओजोन हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। चलिए अब हेडिंग डालिए कार्बन डाइऑक्साइड। पहले पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ग्रीन हाउस गैस है या नहीं, ये ग्रीन हाउस गैस है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, यह एक ग्रीन हाउस गैस है, यह एक ग्रीन हाउस गैस है, यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा, आग बुझाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखोगे, इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाए। कोशिश तो यही है कि 1 बजे तक आज इसको कंप्लीट करा दे, बाकी देखते हैं। इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में, इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जा सकता है, इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जा सकता है। अब मैं आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट ही करवा देता हूँ, ठीक है ना। गैसेस की करवाएंगे, ठीक है ना, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर की करवा देंगे। 1 मिनट रुकना बेटा। तो काम करेंगे, जो जो चैप्टर होते जाएंगे ना उसके क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। नहीं बेटा, ऑक्सीजन किसने कहा ग्रीन हाउस गैस है, किसने कहा ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस है। बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा में वाटर वेपर होगा, उससे कम CO2 होगा, उससे कम मीथेन होगा, उससे कम नाइट्रस ऑक्साइड, उससे कम ओजोन, सबसे कम CFC। डिक्रीजिंग ऑर्डर है। चलिए, अब आपने सुना होगा बेटा कोल्ड ड्रिंक के अंदर और सोडा बनाने में यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है ना, देखते हैं बेटा, बता देंगे, अभी पढ़ते हैं कि लॉन्ग क्लास होगा शॉर्ट होगा, देख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, हाँ जी। या मैं एक काम करूंगा, ये गैसेस की प्रैक्टिस बेटा मैं अगले संडे को करवा दूंगा। अरे नहीं बेटा, बायो तो मैडम ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, क्योंकि इसका सेशन मैं कंफर्म नहीं कहता हूँ वेडनेसडे को करा पाऊंगा, क्योंकि इसके सेशन में 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 के आसपास क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो देख लेंगे जैसा होगा आपको, इसलिए आपको पता चल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिए देखिए, हाँ जी। हम्म। तो बेटा इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम, कोल्ड ड्रिंक में। कोल्ड ड्रिंक बनाने में इसका यूज करते हैं, सोडा बनाने में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, कराएंगे कराएंगे सब कराएंगे। चलिए अब मैं कोशिश करता हूँ, मैं वीक में आपके एक या दो, मतलब संडे को काम करते हैं, संडे को रखते हैं, संडे को प्रैक्टिस सेशन रखते हैं। ठीक है ना, कोशिश करेंगे हर संडे को एक प्रैक्टिस सेशन हो जाए। ठीक है, चलिए लिखिए, इसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक और सोडा बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक और सोडा बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक और सोडा बनाने में किया जाता है।
इसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक और सोडा बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक और सोडा बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक और सोडा बनाने में किया जाता है। देखिए बेटा, कोल्ड ड्रिंक हो चाहे सोडा हो, दोनों की फॉर्मेशन किससे होती है बेटा? वाटर से होती है। हमने कोल्ड ड्रिंक के अंदर किसका यूज किया? CO2 का यूज किया। अब आप खुद बताना, आप लोग बोलते हो अगर कोल्ड ड्रिंक से गैस बाहर चली गई, अगर कोल्ड ड्रिंक से गैस बाहर चली गई तो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट खराब हो जाएगा। एक तरीके से कोल्ड ड्रिंक खराब हो गई। यानी कि जब तक कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 प्रेजेंट है, जब तक कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 प्रेजेंट है, तब तक कोल्ड ड्रिंक में कोई दिक्कत नहीं है, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट मेंटेन रहेगा। लेकिन जैसे कोल्ड ड्रिंक से CO2 बाहर चली जाएगी तो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कर रही है? CO2 कोल्ड ड्रिंक के अंदर उसको खराब होने से बचा रही है। और जो चीजें फूड आर्टिकल्स को खराब होने से बचाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है ना? तो हमने इसका यूज किया था बेटा प्रिजर्वेशन पर्पज के लिए, लेकिन इसने साथ के साथ क्या किया बेटा? वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड की फॉर्मेशन करा दी। किसकी फॉर्मेशन करा दी? एक एसिड की फॉर्मेशन करा दी। ठीक है ना? कार्बोनिक एसिड। इस एसिड को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और एसिड का टेस्ट कैसा होता है बेटा? सोर होता है, खट्टा होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। इसका यूज हम और कहां पर करते हैं बेटा? बेकरी के अंदर यूज करते हैं। ब्रेड्स वगैरह फुलाते हैं। ये पहली स्लाइड नहीं है, नहीं कल नहीं होगा बेटा, अगले संडे से स्टार्ट करेंगे, बता देंगे आपको। ठीक है ना? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और डिस्क्रिप्शन में, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जब भी क्लास हो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बेकरी में जो ब्रेड वगैरह फुलाते हैं उसमें किसका यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो लिखोगे इट इज यूज्ड इन बेकरी। इसका प्रयोग बेकरी में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन बेकरी। इसका प्रयोग बेकरी में किया जाता है। इसका प्रयोग बेकरी में किया जाता है। ठीक है, इसको नोट करके डन लिखिए। आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा, ये पहली स्लाइड नहीं है, ये स्लाइड नंबर 4 है। इससे पहले ये हुई थी। एक स्लाइड में तो एक क्वेश्चन होता है, एक ये कराया है, ये कराया है। ठीक है ना? यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लिखना। निम्न में से, ऐसे लिखो, सॉरी, शुष्क पाउडर, शुष्क पाउडर, ऐसे शुष्क, शुष्क पाउडर जिसका प्रयोग, शुष्क पाउडर जिसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। शुष्क पाउडर जिसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। शुष्क पाउडर जिसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, उसमें निम्न में से, उसमें निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? उसमें निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? उसमें निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? उसमें निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन सैंड, बालू। बी सैंड प्लस कास्टिक सोडा, सैंड प्लस कास्टिक सोडा। तीसरा है बेटा सैंड प्लस सोडियम कार्बोनेट, सैंड प्लस सोडियम कार्बोनेट। डी सैंड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। सैंड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ जी बच्चों बताइए। हाँ हो जाएगा बेटा, सिलेबस हो जाएगा, तो सिलेबस की टेंशन मत लिया करो, मेरे सिलेबस में करा दूंगा। जल्दी बताइए।
तो बेटा इसका आंसर होता है सैंड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? हम सैंड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो नोट करके देखिए, आपके एग्जाम में 3 कंपाउंड जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो ये नोट 1 लिखवा रहा हूं, देखिए पहला कंपाउंड है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, तो ये जो कास्टिक सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, ठीक है। इसको केमिकल नेम इसका क्या होता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम होता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा? कपड़े धोने का साबुन बनाने में। और जो कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसको बोलते हैं हम हार्ड सोप, कठोर साबुन। हार्ड सोप, कठोर साबुन। और नहाने का जो साबुन होता है बेटा उसमें यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका यूज करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं, वो पूछा नहीं जाता। दूसरा देखिए बेटा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, देखिए सोडियम कार्बोनेट। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है बेटा इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन बेटा वाटर के साथ कराएं, अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएं तो क्या होता है? 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाते हैं। क्या होता है? 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये जो चीज बन के आती है इसको हम बोलते हैं वाशिंग सोडा। इसको हम क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा, धावन सोडा। इसको हम बोलते हैं वाशिंग सोडा, धावन सोडा, ठीक है। तो देखिए बेटा सोडियम कार्बोनेट का यूज कहां पर करते हैं? कपड़े धोने। आप लोग सॉरी, वॉशिंग सोडा नाम से पता चल रहा होगा इसका यूज कहां पर करते हैं? कपड़े धोने में, ठीक है बेटा। क्वेश्चन यहाँ नहीं होते, क्वेश्चन की प्रैक्टिस यूट्यूब पर कराई जाती है। ये थ्योरी के बैच होते हैं, थ्योरी थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, तो वॉशिंग सोडा का नाम से पता चल रहा है इसका यूज कहां पर करते होंगे बेटा? वॉशिंग में, कपड़े धोने में। कपड़े धोने तो आप लोगों को आते होंगे, आते हैं या नहीं? आते हैं ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर नहीं आते तो सीख लीजिए, आगे काम आएंगे। क्यों सर? क्योंकि शादी तो आप करोगे, ठीक है ना। अभी आप बेरोजगार हो, चाहे जीवन भर बेरोजगार हो, शादी तो पक्का करोगे। और अगर बेरोजगार रहकर शादी की तो अपने तो कपड़े धोने ही धोने हैं। ऐसा हो सकता है आने वाले के भी धोने पड़ जाए, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो जब कपड़े धोते हो तो एक बात बताइए, कपड़ों में पहले आप डिटर्जेंट डालते हो या पानी डालते हो? सॉरी, पानी में पहले आप डिटर्जेंट डालते हो या कपड़े डालते हो? पानी में पहले आप डिटर्जेंट डालते हो या कपड़े डालते हो? डिटर्जेंट डालते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। डिटर्जेंट डालते हो, बहुत बढ़िया, है ना। मतलब आप एक्सपीरियंसड हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल ट्रेंड हो आप इस चीज में, बिल्कुल ट्रेंड हो। चलिए, तो पहले एक बात बताओ, पहले डिटर्जेंट क्यों डालते हैं? पहले डिटर्जेंट क्यों डालते हैं? ताकि झाग बन जाए, कपड़े धोने में मन लगा रहे, ठीक है ना। झाग बन जाए, कपड़े धोने में मन लगा रहे, माहौल बना रहे। तो देखिए बेटा, झाग पहले डिटर्जेंट क्यों डालते हैं, इसका रीजन सुनिए आज, ठीक है ना। बेटा जल कितने प्रकार का होता है? वाटर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक ठंडा जल, एक गर्म जल। नहीं मूर्खो, एक सॉफ्ट वाटर और एक हार्ड वाटर। तो झाग किस में बनते हैं जनरली? झाग किस में बनते हैं? सॉफ्ट वाटर में बनते हैं। साबुन तो सॉफ्ट वाटर में ही झाग देता है, हार्ड वाटर में तो वो झाग देता नहीं, इसीलिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो जनरली जो झाग बनने की प्रॉपर्टी है, आसानी से झाग किस में बनेंगे? सॉफ्ट वाटर में बनते हैं। जबकि घरों पर पानी कैसा आता है बेटा? हार्ड आता है। घरों पर पानी क्या कैसा आता है? हार्ड आता है, कठोर जल आता है, ठीक है। तो हम पहले उसमें डिटर्जेंट डालते हैं ताकि उसकी हार्डनेस दूर हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि झाग तो तभी बनेंगे जब वाटर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। तो पहले डिटर्जेंट मिलाने का फंक्शन होता है उसमें से हार्डनेस को रिमूव करना। अब हार्डनेस जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। एक होती है स्थायी कठोरता, दूसरी अस्थायी कठोरता। तो ये जो होता है बेटा, ये परमानेंट हार्डनेस को हटाता है। कौन सी हार्डनेस को हटाता है? परमानेंट हार्डनेस को। तो लिखोगे, यह जल की स्थायी कठोरता को
दूर करता है। यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तीसरा है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा था आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया NaHCO3। एक इसका नाम होता है बेटा बेकिंग सोडा। कॉमन नेम क्या होता है इसका? बेकिंग सोडा होता है। एक नाम और होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसका यूज कहां पर करते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज करते हैं। एक तो अग्निशामक के रूप में इसका यूज करते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। बेटा ये जो नाम है ना, नाम की हिंदी और इंग्लिश सेम होती है। कभी ये मत बोलना सर ये हिंदी में लिख दो, ठीक है ना। नाम आपका इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, सेम ही रहेगा। एग्जाम से नहीं डरते बेटा, तैयारी करते रहिए बस। रिजल्ट की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। होती है लेकिन लेकिन बेटा पहले आप मेहनत तो कर लीजिए बेटा। देखो, एग्जाम की टेंशन उस बच्चे को होती है जिसने अच्छे से तैयारी की है, और जिसने तैयारी नहीं की उसको क्या टेंशन। आधी अधूरी तैयारी में तो टेंशन लेना ही नहीं। जब अच्छे से तैयारी करो तब टेंशन होनी चाहिए। थैंक यू बेटा पुष्पेंद्र। दूसरा इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा? जब एसिड बेस सोल्ट पढ़ेंगे ना, एसिड बेस सोल्ट जब पढ़ोगे तो वहां पर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो सोल्ट है ये बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? बेस की तरह काम करता है, क्षार की तरह काम करता है। तो अगर ये बेस की तरह काम करेगा, क्षार की तरह काम करेगा, ठीक है, तो इसका यूज हम एज ए बेस कर सकते हैं। क्योंकि बेस की तरह काम कर रहा है तो बेस की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? बेस चाहिए होते हैं। तो बेस के रूप में हम किसका यूज करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो सब्सटेंस एसिडिटी को दूर करते हैं उनको बोलते हैं एंटा एसिड। क्या बोलते हैं? एंटा एसिड, एज एन एंटा एसिड। तो उसका यूज हम प्रति एमएल के रूप में कर सकते हैं। प्रति एमएल के रूप में, प्रति एमएल के रूप में, एज एन एंटा एसिड, प्रति एमएल के रूप में। ठीक है, चलिए अब वाटर की हार्डनेस के बारे में और बता देते हैं अभी आप लोगों को। ठीक है, चलिए नोट 2 देखिए। हार्डनेस ऑफ वाटर। बताइए, हार्डनेस कौन से मेटल्स की वजह से होती है? बेटा मैं पढ़ा चुका हूं। हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता। तो ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है ये किसकी वजह से होती है? जल्दी से बताइए। हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता, ये कौन से मेटल की वजह से होती है बेटा? बताइए, ये कौन से मेटल्स की वजह से होती है? देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। ठीक है ना। अब ये दो तरीके की होती है। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, अस्थायी कठोरता।
अस्थायी कठोरता, और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता। ठीक है। अब टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है बेटा? टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है ये क्या होती है, अगर ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, अगर ये आपके बाइकार्बोनेट्स के साथ अटैच हो जाए, मींस अगर वाटर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, तो उस हार्डनेस को बोलते हैं हम टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है। इट इज ड्यू टू द, हिंदी में लिखना बेटा, यह है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। यह कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। ठीक है ना। और परमानेंट क्या, परमानेंट किसकी वजह से होगी बेटा? क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से थी, ये किसकी वजह से होगी? या तो कैल्शियम क्लोराइड हो या कैल्शियम सल्फेट हो, या मैग्नीशियम क्लोराइड हो या मैग्नीशियम सल्फेट हो। ठीक है। बिल्कुल बेटा पुष्पिंदर, बिल्कुल मिल सकते हो, लिखोगे। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट की वजह से होती है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है। इसको सिंपली उबाल कर दूर कर सकते हैं, तो लिखोगे इसे उबालकर दूर किया जा सकता है। 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 और इसके लिए मेथड्स ऑफ रिमूवल क्या है? देखिए मेथड्स ऑफ रिमूवल, दूर करने के तरीके या दूर करने की विधि। ठीक है ना। अभी हमने यूज किया था बेटा, अभी बताया था कि परमानेंट को, हार्डनेस को हटाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं Na2CO3 का प्रयोग करके। Na2CO3 का प्रयोग करके। दूसरा आता है बेटा कैलगन्स मेथड। कैलगन्स का फॉर्मूला होता है Na6P6O18, कैलगन्स मेथड। ठीक है ना। ये मेथड के बारे में आपको नहीं पढ़ना, बस ये नाम याद रखने। ठीक है ना। तीसरा बेटा जियोलाइट और परमुटेट मेथड। जियोलाइट या परमुटेट मेथड, जियोलाइट या परमुटेट मेथड, जियोलाइट या परमुटेट मेथड। ठीक है। नोट करके डन लिखिए बेटा, हिंदी में डिक्टेट करा रहा हूं, चुपचाप ज्यादा बकवास ना करें। ठीक है ना। इसमें लिखोगे Na2CO3 का प्रयोग करके, कैल्गन विधि द्वारा, जियोलाइट या परमुटेट विधि द्वारा। जो इंग्लिश में नाम है वही हिंदी में नाम है इसमें। आज पूरा नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है ना। अगले सैटरडे को ही पूरा होगा और संडे को ही प्रैक्टिस करा देंगे फिर। ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिए बेटा, नेक्स्ट गैस आती है हाइड्रोजन। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद, कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद निम्न में से किसकी वजह से होता है? कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद निम्न में से किसकी वजह से होता है?
कोल्ड ड्रिंक्स का खट्टा स्वाद निम्न में से किसकी वजह से होता है? कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद निम्न में से किसकी वजह से होता है? ए ऑप्शन म्यूरेटिक एसिड, म्यूरेटिक अम्ल, म्यूरेटिक एसिड, म्यूरेटिक अम्ल। दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल। तीसरा है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और डी आता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। बताइए। अच्छा, इंग्लिश कंपोजिशन में फायदा होता है, चलिए अच्छी बात। देखो बेटा, अभी हमने पढ़ा था कोल्ड ड्रिंक का जो सोर टेस्ट आता है वो CO2 की वजह से आता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था CO2 का मेन काम क्या होता है बेटा। हमने उसको किस पर्पज के लिए यूज किया था? कोल्ड ड्रिंक को खराब होने से बचाने के लिए। हमारा मेन काम क्या था? कोल्ड ड्रिंक को खराब होने से बचाना। इसलिए हमने उसमें CO2 यूज किया था। तो अब अगर ऑप्शन में आपके पास कार्बोनिक एसिड नहीं है तो क्या करोगे? तो हम क्या करते हैं बेटा, जब कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं ना स्टार्टिंग में, तो हम उसके अंदर यूज करते हैं बेटा फॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है ना? किसका यूज करते हैं? फॉस्फोरिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो सोर टेस्ट आता है वो किसकी वजह से आता है? फॉस्फोरिक एसिड की वजह से आता है। अगर ऑप्शन में फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड दोनों आ जाए, फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड दोनों आ जाए, तो बेटा बोथ उसको ऑप्शन में देना पड़ेगा। ठीक है ना? बोथ के बगैर वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और अगर फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता तो फिर कार्बोनिक एसिड होता। ठीक है ना? चलिए, तो ऑप्शन डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो बेटा यूनिवर्स का जो सबसे बड़ा भाग होता है, ब्रह्मांड जो बना है, उसका सबसे ज्यादातर भाग कौन से एलिमेंट का बना है बेटा? हाइड्रोजन का बना। ठीक है ना? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भाग कौन से तत्व से बनता है? हाइड्रोजन से बना है। तो लिखोगे ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग, ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग, ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग, ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग हाइड्रोजन का बना होता है। ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग हाइड्रोजन तत्व का बना होता है। ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग हाइड्रोजन तत्व का बना होता है। ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग हाइड्रोजन तत्व का बना होता है। ठीक है? अब ये जो हाइड्रोजन गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। लेकिन ये जो हाइड्रोजन नाम है, ये हाइड्रोजन नाम दिया था एंटोनी लेवेजियर ने। किसने नाम दिया था बेटा? एंटोनी लेवेजियर ने। ठीक है? चलिए, तो मैक्सिमम तो लिखोगे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। परंतु हाइड्रोजन नाम, परंतु हाइड्रोजन नाम
परंतु हाइड्रोजन नाम एंटोनी लेवेजियर ने दिया था। परंतु हाइड्रोजन नाम एंटोनी लेवेजियर ने दिया था। एक बार 2 मिनट का ब्रेक दोगे बेटा? एक बार 2 मिनट का एक काम है, बस एक छोटा सा 2 मिनट रुकना, बस 2 मिनट रुकना। हाँ जी बेटा, चलिए देखिए। अब हाइड्रोजन जो है बेटा, ये कैसी गैस है? कंबस्टिबल गैस है या नॉन कंबस्टिबल गैस है? देखिए पूछ रहा है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। बेटा लिख नहीं रहा क्या आपको? सामने दिख नहीं रहा क्या? ठीक है ना। और ये जो एंटोनी लेवेजियर है बेटा, ये पता है ये कौन है? ये केमिस्ट्री के पापा। क्या है ये? केमिस्ट्री के पापा, हाँ, रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। नाम बेटा लिखे तो हुए हैं बोर्ड पर। अब हाइड्रोजन जो है बेटा, ये कैसी गैस है? कंबस्टिबल गैस है या नहीं? देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ। आपको ये पता करना कोई भी गैस कंबस्टिबल है या नहीं, ज्वलनशील है या नहीं। तो आप क्या करोगे? ये तो आपको पता होगा कि कंबशन कौन सी गैस की प्रेजेंस में होता है। कंबशन जो होता है वो कौन से, ओके बेटा पुष्पेंद्र, हाँ जी। तो कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो जिस भी गैस का आपको पता लगाना है, जिस भी गैस का आपको पता लगाना है, जिस भी गैस का आपको पता लगाना है कि वो गैस कंबस्टिबल है या नहीं, उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दीजिए? O2 के साथ करा दीजिए। जैसे मुझे पता लगाना है कि हाइड्रोजन कंबस्टिबल है या नहीं, तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? O2 के साथ कराएंगे। ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए, अगर आपको लगता है, आपको देखने से पता चल जाएगा कि यहां से कोई प्रोडक्ट बनेगा या नहीं। अगर प्रोडक्ट बनेगा तो बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? वाटर बनेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो एक बात बताइए, अगर वाटर बन रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही होगी। क्या हो रही होगी? रिएक्शन हो रही होगी। तो अगर रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब ये गैस क्या हो जाएगी? कंबस्टिबल हो जाएगी, ज्वलनशील हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आप हाइड्रोजन में कंबशन कराओगे तो कौन सी गैस, सॉरी, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? उत्पाद क्या बनता है? वाटर बनता है। तो लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए कंबस्टिबल गैस। इट इज ए कंबस्टिबल गैस। यह एक ज्वलनशील गैस है। इट इज ए कंबस्टिबल गैस। यह एक ज्वलनशील गैस है। इट इज ए कंबस्टिबल गैस। यह एक ज्वलनशील गैस है।
ठीक है। अब हाइड्रोजन का यूज और कहाँ कहाँ पर करते हैं? देखो, अगर आप हाइड्रोजन का कंबशन कराते हो तो क्या मिलता है आपको? वाटर मिलता है। तो क्या इससे पोल्यूशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। और जब बेटा हाइड्रोजन का कंबशन कराते हैं ना, तो जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कोलन पेट्रोलियम में पढ़ाया ना मैंने आपको कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है ना? तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा कौन से फ्यूल की होती है बेटा? हाइड्रोजन की होती है, लिक्विड हाइड्रोजन की। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो पेट्रोल के 3 गुना होती है। कितनी होती है? पेट्रोल के 3 गुना होती है। पेट्रोल की कितनी होती है? 45-50 के आसपास होती है। इसकी 150 होती है, 150 किलो जूल पर ग्राम, पर किलोग्राम। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन को सबसे बढ़िया फ्यूल मानते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वन लिखोगे, द्रव हाइड्रोजन को, द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है। द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है। द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है। द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है, क्योंकि क्योंकि इसका कैलोरीफिक मान अधिक होता है। 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 क्योंकि इसका कैलोरीफिक मान अधिक होता है और इससे प्रदूषण नहीं फैलता। और इससे प्रदूषण नहीं फैलता। और इससे प्रदूषण नहीं फैलता। इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा? हम रॉकेट्स में इसका यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं इसका? हम रॉकेट्स में यूज करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम रॉकेट फ्यूल। क्या बोलते हैं? रॉकेट फ्यूल। तो रॉकेट में जो ईंधन यूज होता है वो कौन सा होता है आपका? लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है ना? लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ी देर और चलेगी क्लास। ठीक है, चलिए बेटा। अब और देखिए इसका एक यूज कहां पर करते हैं हम? वनस्पति घी खाए आप लोगों ने? वनस्पति घी, हाँ खाए होंगे। पित्तल, है ना? अंबानी से फैमिली से नहीं हो, डालडा वगैरह खाए होंगे। तो वनस्पति घी बनाने में किसका यूज करते हैं बेटा? हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। कैसे बनता है अभी बताऊंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। और इस प्रक्रिया को, और इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजनेशन और बेटा रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ये रिडक्शन कहलाता है। तो एक नाम और लिख लीजिए, हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन, हाइड्रोजनीकरण या अपचयन कहा जाता है। हाइड्रोजनीकरण या अपचयन कहा जाता है। ठीक है।
जो मैं करा रहा हूँ बेटा यही सिलेबस होता है। देखिए, एक होते हैं बेटा अनसैचुरेटेड फैट। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा। अनसैचुरेटेड फैट किसको बोलते हैं? जब कार्बन कार्बन में क्या हो बेटा, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जब कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड फैट। और जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड फैट। ये अनसैचुरेटेड था। और जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा। संतृप्त वसा, ठीक है। तो बेटा हमें इस फॉर्म को इस फॉर्म में बदलना है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो ध्यान से तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड है। तो हमें क्या करना है बेटा, ये इसमें से 1 बॉन्ड तोड़ना है। तो जितने बॉन्ड तोड़ने होते हैं ना उतने हाइड्रोजन हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उतने हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो 1 बॉन्ड तोड़ना था तो हमने 1 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा दिवेश, कोई दिक्कत नहीं। आपका कुछ नहीं हो सकता जीवन में, आपको ये पता है? आपको पता है आपका कुछ नहीं हो सकता जीवन में? पता है क्यों? क्योंकि आप अगर हिंदी बोल कर भी नहीं लिख सकते तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप खुद प्रयास नहीं करना चाहते, इसीलिए आपका एग्जाम क्लियर होने में दिक्कत आएगी। क्योंकि जिन बच्चों को एग्जाम क्रैक करना होता है ना, बस उन्हें गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है ना। वो उनकी धुन इतनी होती है कि वो अपने आप एग्जाम निकाल लेते हैं। बस टीचर ने बोल दिया वो ऐसे करना, वो ऐसे उसको टीचर को फॉलो करते हैं और एग्जाम निकल जाता है। आप अपने मन की करते हो, आप चाहते हो कि हम आपके अकॉर्डिंग चले, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, तो यहां से क्या होगा बेटा, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन का टूटेगा, 1 कार्बन कार्बन का। तो अब ये हाइड्रोजन अकेला हो गया तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन अकेला हो गया ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में बदलने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं? हाइड्रोजन का यूज करते हैं। कौन सी गैस का यूज करते हैं? हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। अब इस प्रोसेस में कैटलिस्ट भी यूज किए जाते हैं बेटा। कैटलिस्ट में आप निकल भी यूज कर सकते हैं, पैलाडियम भी यूज कर सकते हैं और प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं। ये क्या हमारे कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। ये क्या है? कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक। 10 मिनट और पढ़ेंगे बेटा, अभी 10 से 15 मिनट अभी और क्लास चलेगी। नोट करके डन लिखिए जल्दी से। तो कैटलिस्ट के बारे में आप लोग जानते होगे बेटा, कैटलिस्ट के बारे में जानते होगे। तो पेपर में कैटलिस्ट का क्वेश्चन आएगा तो आंसर दे दोगे ना? दे दोगे ना? पक्का? पक्का? लिखो क्वेश्चन, लिखो तो लिखो, उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो ए ऑप्शन अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। बी, अभिक्रिया की दर को घटाते हैं, अभिक्रिया की दर को घटाते हैं, अभिक्रिया की दर को घटाते हैं। तीसरा, अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं डालते, अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं डालते। डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए बेटा क्या होगा, क्या आंसर दोगे? मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं ए। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इसी में मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रोसेस था, मान लीजिए इसमें मैंने कैटलिस्ट का यूज ही नहीं किया, ओनली हाइड्रोजन गैस का यूज किया। पता चला ओनली हाइड्रोजन गैस का यूज कर रहे हैं तो ये रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है। जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर आपने कैटलिस्ट यूज नहीं किया तो ये रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो रही है? 10 मिनट में। अगर आपने इनमें से एक कैटलिस्ट यूज कर लिया तो पता चला रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो रही है? 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है। रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो रही है? 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है। अब की बार आप कैटलिस्ट बदल दो, हाइड्रोजन के साथ आयरन यूज कर लो,
तो पता चला ये जो रिएक्शन है ये 50 मिनट में कंप्लीट हो रही है। कितनी देर में कंप्लीट हो रही है? 50 मिनट में कंप्लीट हो रही है। कितनी देर में कंप्लीट हो रही है? 50 मिनट में। ठीक है ना? तो सुनिए, तो बेटा यहां पर कैटलिस्ट क्या कर रहा है? रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करा रहा है। यहां पर कैटलिस्ट क्या कर रहा है? रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करा रहा है। और यहां पर कैटलिस्ट क्या कर रहा है? रिएक्शन को लेट कंप्लीट करा रहा है। ठीक है ना? तो जल्दी कंप्लीट कराने का मतलब ये होता है कि वो रेट को बढ़ा रहा है, और लेट कंप्लीट कराने का मतलब क्या है? वो रेट को घटा रहा है। तो कैटलिस्ट बेटा दोनों काम करते हैं, रेट को बढ़ाते भी हैं, रेट को घटाते भी हैं। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है। बी डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं? ये भी करेक्ट है बेटा। अगर दोनों सही हैं तो अगर आपने ए लगा दिया तो बी में क्या दिक्कत है, बी लगा दिया तो ए में क्या दिक्कत है? तो इसलिए बेस्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। टीचर भी गलत पढ़ाते थे इसका आंसर। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनना, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आप क्या लगाते? तब आप ए लगाते, क्योंकि इन दोनों में से ज्यादातर केस में कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो कैटलिस्ट की बात करते हैं। अब देखिए, जैसे आपने इसी का एग्जांपल लेते हैं, निकल कैटलिस्ट था। जब ये रिएक्शन शुरू हुई थी, मान लीजिए हमने इसका 50 ग्राम यूज किया था। जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर निकल का अमाउंट कितना था? 50 ग्राम था। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो निकल का अमाउंट कितना होगा? तब भी 50 ग्राम ही रहेगा। तब भी क्या होगा? कैटलिस्ट का अमाउंट कितना रहेगा? 50 ग्राम ही रहेगा। तो कैटलिस्ट के अमाउंट पर बेटा कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो क्या करता है? रेट को चेंज कर देता है, रेट को बढ़ा भी सकता है, रेट को घटा भी सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। तो लिखोगे वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ जो बिना खपत के, वह रासायनिक पदार्थ जो बिना खपत के, वह रासायनिक पदार्थ जो बिना खपत के अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को जो बिना खपत के अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बेटा सभी ने देखी होगी, पीरियोडिक टेबल सभी ने देखी होगी। ठीक है ना, कुछ इस तरीके की होती है पीरियोडिक टेबल, है ना। तो यहां पर जो होता है ना, ये डी ब्लॉक होता है। तो इसके अंदर जो मेटल्स होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ दे तो वो क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। तो ये जो कैटलिस्ट होते हैं बेटा, ये कौन से होते हैं? ट्रांजिशन मेटल ही होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कैटलिस्ट किसके बने होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स के बने होते हैं। तो लिखोगे इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ये संक्रमण धातुओं के बने होते हैं, ये संक्रमण धातुओं के बने होते हैं, ये संक्रमण धातुओं के बने होते हैं। कोई बात नहीं बेटा, 70 नाम है या 70, जो भी नाम आपका, आपके जो भी क्वेश्चन है देखना, मैं यूट्यूब पर कराऊंगा। देखो ऐसा होता है बेटा, कभी भी जीएस के सारे क्वेश्चन थ्योरी से नहीं होते, 100% तो कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है, कई बार एग्जामिनर आपसे 11th-12th का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो कुछ भी पूछ लेता है। तो वो जो क्वेश्चन, देखो आप कभी भी एक चीज नोटिस करना, आप मेरी बात एक नोटिस करना, 10th लेवल तक जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे वो रिपीट हो जाते हैं। 10th लेवल तक जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन कभी भी पेपर में अगर 11th और 12th का क्वेश्चन आता है वो कभी भी रिपीट नहीं होता, वो कभी भी रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर वो नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो जितने भी एग्जाम्स में आए हैं वो आपके, क्योंकि ना होता क्या है, एक एग्जाम का क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, नहीं बेटा कोई आइडिया नहीं विकास।
बेटा जीके में जितना मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो उतना बढ़िया है, क्योंकि देखो मैथ और सॉरी जीएस का जो पोर्शन होता है ना बेटा, वो आपका काफी डिसाइडेड होता है। चलिए बाद में बात करेंगे, आगे लिखते हैं। अब देखिए एक लिस्ट बनाते हैं, प्रोसेस, कैटलिस्ट यूज्ड, क्रिया, उत्प्रेरक। अभी हमने पढ़ा बेटा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस पढ़ा, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस पढ़ा, हाइड्रोजनीकरण हिंदी में लिखोगे हाइड्रोजनीकरण। तो इसमें मैंने आपको तीन कैटलिस्ट बताए थे, तीन कैटलिस्ट बताए। तीनों कैटलिस्ट के अगर पेपर में नाम आ गए तो ऑप्शन में ओल भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ओल नहीं आया तो उन तीनों में से आपको एक बेस्ट सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट कौन सा होगा? अच्छा ट्रांजिशन मेटल का एग्जांपल, अरे अभी यहाँ यहीं पर आ जाएगा, जैसे निकेल हो गया बेटा, पैलाडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे यही तो हैं। तो इनमें से बेस्ट कौन सा यूज करोगे बेटा? बेस्ट कौन सा है? निकेल। बेस्ट कौन सा है? निकेल। ठीक है। एक होता है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है? अमोनिया बनाते हैं। हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है? NH3 बनती है, अमोनिया बनती है। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है आयरन। कौन सा यूज होता है? आयरन यूज होता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ये ऑप्शन डिपेंडेंट है बेटा, इसमें दो यूज होते हैं, एक होता है जियोलाइट, और अगर जियोलाइट ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्टेक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? कॉन्टेक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस में बेटा इसके अंदर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5। लास्ट आता है एक और दो बता देता हूँ, ठीक है ना, रिस्क काहे लेना। चलिए। हम्म। एक होता है बेटा आपका पॉलीथीन, पॉलीमर में पढ़ेंगे पॉलीथीन। पॉलीथीन बनाने में एक कैटलिस्ट यूज होता है जिसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। एक और प्रोसेस होता है जिसमें हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, कैटलिस्ट उसमें प्लेटिनम यूज होता है। एक मिनट नाम बताता हूँ आपको, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा? नाइट्रिक एसिड की। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन से रिलेटेड डेटा हमारा कंप्लीट होगा, बाकी अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखते हो बेटा ये? सोनवी गुप्ता, ये क्या उनसी लैंग्वेज लिखते हो? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, आज इतना ही रखेंगे, बाकी अगली क्लास में कंप्लीट करा देंगे।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा सोनी, चलिए आज इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है, नोट हो गया होगा, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। अच्छा पहले 4-5 आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।